नमस्कार दोस्तों, बादल कंकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राहुल रतन सिंह, जो कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। तो राहुल रतन सिंह का जो कार्यकाल है, शासनकाल है 1302 से 1303 ईस्वी तक रहा था। राहुल रतन सिंह के पिता का नाम समर सिंह था और समर सिंह के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम कुंभकर्ण था और दूसरे का नाम राहुल रतन सिंह था। कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है और नेपाल में जाके गोहिल वंश की स्थापना करता है। तो समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम कुंभकर्ण था और दूसरे का नाम राहुल रतन सिंह था। कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है और नेपाल के अंदर जाके गोहिल वंश की स्थापना करता है। दूसरा पुत्र होता है राहुल रतन सिंह, जो समर सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की गद्दी पे शासन करता है। समर सिंह की मृत्यु के बाद में राहुल रतन सिंह को केवल एक ही वर्ष शासन करने का अवसर मिला था और जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। तो समर सिंह की मृत्यु के बाद राहुल रतन सिंह को एक ही वर्ष तक शासन करने का अवसर मिलता है और जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करता है? तो कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वह चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था और वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। और इस बात का जो प्रमाण है, यानी सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, इस बात का जो प्रमाण है वो उसकी उपाधियों से पता चलता है कि सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए वह विश्व विजेता बनना चाहता था। और इसका जो प्रमाण है वो सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधियों से पता चलता है। और दक्षिणी भारत पर विजय और उत्तरी भारत पर अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए राजपूत राज्यों पर अधिकार करना जरूरी था और चित्तौड़ पर आक्रमण करना इसी नीति का हिस्सा था। तो दक्षिणी भारत पर विजय और उत्तरी भारत पर स्थायी अधिकार बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर राजपूत राज्यों पर अधिकार करना जरूरी था और चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करना इसी नीति का हिस्सा था।
दूसरा कारण मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। तो मेवाड़ पे क्या है कि जेतर सिंह रतन सिंह से पहले के जो शासक है जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे प्राक्रमिक राजाओं के काल के अंदर मेवाड़ की जो सीमाएं हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। तो जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे प्राक्रमिक राजाओं के काल के अंदर मेवाड़ की सीमाओं के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक जैसे इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, नासुरुद्दीन, महमूद और बलबन, लोहे और रक्त की नीति को लागू करने वाला बलबन जैसे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति पे अंकुश लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस बढ़ती हुई शक्ति पे अंकुश लगाना चाहता था, इसलिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और 1299 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान करता है यानी गुजरात को लूटता है, उस समय समर सिंह का शासन था चित्तौड़ पे। तो समर सिंह ने इनकी कोई सहायता नहीं की, अलाउद्दीन खिलजी की सहायता नहीं करता है, उल्टे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से ही कर वसूलता है, और अलाउद्दीन खिलजी इस अपमान को भूला नहीं था और वो एक ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे इससे बदला लिया जा सके, इसलिए वह चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। तीसरा जो कारण था वो चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व। तीसरा जो कारण था चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व, यानी दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे, इसलिए चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक था। और मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत पर अपना राजनीतिक और व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना अति आवश्यक था। यानी चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व कि दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत जाने वाले जो भी मार्ग थे वो चित्तौड़ होकर गुजरते थे, इसलिए चित्तौड़ पर अधिकार करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक था। और मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत पर अपना राजनीतिक और व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना अति आवश्यक था। और चित्तौड़ का दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, यानी चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग अभी तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा जीता नहीं गया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि चित्तौड़ के किले को जीता जाए।
और चौथा जो कांड था वो था पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। पद्मिनी रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी थी और अलाउद्दीन खिलजी, कुछ इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण करना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मिनी को प्राप्त करना ही था, कि अलाउद्दीन प्राप्त करने की लालसा ही थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो कारण था वो पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि रतन सिंह, अगर आप सर्वनाश से बचना चाहते हो तो पद्मिनी को शाही हरम में भेज दिया जाए, यानी दिल्ली सल्तनत के दरबार के अंदर भेज दिया जाए। लेकिन रावल रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ठुकरा देता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। एक रचना है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की है, 1540 के अंदर लिखी जाती है, अवधी भाषा के अंदर लिखी जाती है और उस समय शासन होता है शेरशाह सूरी का। तो पद्मावत एक रचना है जिसका रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, जो 1540 के अंदर अवधी भाषा के अंदर लिखता है शेरशाह सूरी के समय। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो सिर्फ पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही किया था। तो बार बार रिपीट होता है प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पद्मावत की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। कब की, तो 1540 में। कौन सी भाषा, अवधी भाषा, किसके शासनकाल के अंदर, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के अंदर। ये थे कारण, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण यानी 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से सेना लेके रवाना होता है और चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी करता है। लेकिन रावल रतन सिंह के सैनिकों ने शाही सेना का सफल प्रतिरोध किया 2 महीने तक, और 2 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को मतलब कोई सफल प्रत्याशा आशा नहीं दिखाई दी, कोई भी आशा नहीं दिखाई देती है जीतने की, तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी रणनीति में परिवर्तन करता है, अपनी जो भी योजना है उसमें परिवर्तन करता है। तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी में दिल्ली से रवाना होता है अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की घेराबंदी करता है, और रतन सिंह के सैनिकों ने शाही सेना का मुकाबला करते हैं। और जब लंबी घेराबंदी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी मतलब पॉजिटिव विचार नहीं उसके दिमाग में आता है, तो वो अपनी रणनीति में परिवर्तन करता है। जीत की कोई आशा नहीं दिखाई देती है उसको, तो अपनी रणनीति यानी योजना में परिवर्तन करता है। अब इसने क्या किया, चबूतरों का निर्माण करवाता है चित्तौड़ के किले के बाहर, और उन पे मंजनिक तैनात करवा देता है।
मंजनीक वो होते हैं जो पत्थर बरसाने वाले यंत्र होते हैं, और मंजनीक यंत्र से पत्थर बरसाए जाते हैं चित्तौड़ दुर्ग पे। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग की दुर्भेद्य जो दीवारें होती है, जिनको भेदा नहीं जा सका, दुर्भेद्य दीवारें, इन पत्थरों से बिल्कुल टस से मस भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है। उसके बाद में क्या होता है कि चित्तौड़ के किले के अंदर खाद्यान्न घेरा, बाहर से घेराबंदी थी, इसलिए खाद्यान्न सामग्री का अभाव हो जाता है, और खाद्यान्न सामग्री का अभाव हो जाता है। और रतन सिंह की सेना को मतलब सर्वनाश की चिन्ह दिखाई देने लग गए थे कि अब कोई भी फायदा नहीं है, मतलब खाद्यान्न की तो सामग्री का अभाव हो चुका है, अब तो ऐसे ही मरेंगे, इससे अच्छा है कि लड़के मरे। तो खाद्यान्न सामग्री का अभाव हो जाता है, सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए राजपूत सेना ने क्या किया, किले के दरवाजे खोल देती है और शाही सेना पे टूट पड़ती है, और इनके बीच में भीषण संघर्ष होता है, और रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होता है। और उधर पद्मनी के नेतृत्व में जोहर होता है, जो चित्तौड़ का पहला जोहर माना जाता है। पद्मनी के नेतृत्व में जोहर होता है, जो चित्तौड़ का पहला जोहर माना जाता है। छब्बीस अगस्त 1303 को चित्तौड़ पे अधिकार हो जाता है रतन सिंह का, अलाउद्दीन खिलजी का। तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और अगले ही दिन सुल्तान ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश जारी कर दिया था, कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया था, और इस कारण 30,000 ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाती है। और इनका जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था अमीर खुसरो, तोताई हिंद, उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला अमीर खुसरो। वो अपनी रचना खजाइन उल फुतू में इसका आंखों देखा वर्णन करता है कि सुल्तान ने आदेश जारी कर दिया था और 30,000 ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का प्रशासक अपने बेटे खिजर खां को सौंपकर दिल्ली लौटाता है। तो प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन किसे सौंपा, तो अपने बेटे खिजर खां को, और इसी के नाम पे चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है खिजराबाद। खिजराबाद नाम कर दिया जाता है। और गंभीरी नदी के तट पे इसने एक पुल भी बनवाया था, और एक मकबरा भी बनवाता है वहां, और वहां एक फारसी लेख भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें फारसी लेख में क्या कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को, तो ईश्वर की छाया कहा गया है, ईश्वर की छाया कहा गया है, और संसार का रक्षक कहा गया है। तो जो फारसी लेख मिलता है चित्तौड़ की तलहटी के अंदर, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया बताया गया है और संसार का रक्षक बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में पद्मनी की कहानी बहुत रोचक कहानी है। मलिक मोहम्मद जायसी की कथा पद्मावत के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी की कथा रचना पद्मावत के अनुसार सिंहलदीप यानी श्रीलंका
के अंदर राजा शासन था गंधर्व सेन का। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार सिंहद्वीप में गंधर्व सेन नाम का राजा था। और गंधर्व सेन की एक पटरानी थी, पटरानी जिसका नाम था चंपावती। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि गंधर्व, सबको पता होता है कि सिंहद्वीप का जो राजा था उसका क्या नाम था, तो गंधर्व सेन था, यानी पद्मिनी के पिता कौन था, तो गंधर्व सेन थे। लेकिन पटरानी मतलब किसकी, इसकी माता की क्या नाम था, तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसकी जो पटरानी होती है गंधर्व सेन की, उसका नाम होता है चंपावती। और इसी चंपावती से पद्मिनी का जन्म होता है। तो पद्मिनी की माता है चंपावती, पद्मिनी का जन्म होता है। और पद्मिनी के पास एक तोता होता है हीरामन, जिसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। हीरामन तोता मानव की हूबहू नकल करता है, आवाज निकालता है। वो एक दिन पिंजरे से उड़ जाता है और एक बहेलिये ने इसको पकड़ लिया, यानी फेरे वाला होता है ना, उसने पकड़ लिया बहेलिये ने, और एक ब्राह्मण को बेच देता है। वो ब्राह्मण को बेच देता है, और उस ब्राह्मण ने क्या किया, 1 लाख रुपए के अंदर रतन सिंह को बेच दिया। तो उस ब्राह्मण ने 1 लाख रुपए के अंदर रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह की रानी होती है एक, रतन सिंह की रानी होती है जिसका नाम होता है नागमती। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतन सिंह की जो रानी थी उसका क्या नाम था, तो नागमती। एक दिन श्रृंगार करके, यानी सज धज कर श्रृंगार करके हीरामन तोते के सम्मुख जाती है और हीरामन से पूछती है तोते से कि मेरी जैसी सुंदरी इस जगत में कोई और है क्या। तो रतन सिंह की रानी होती है नागमती, वो श्रृंगार कर सज धज कर हीरामन तोते के सम्मुख जाती है और हीरामन तोते से कहती है कि मेरी जैसी सुंदरी इस जगत में और भी कोई है क्या। तो बहुत अच्छा जवाब देता है हीरामन कि जिस सरोवर के अंदर हंस नहीं आया हो वहां बगुला ही हंस कहलाता है। यानी हंस सुंदर होता है बगुले से, इसलिए जिस सरोवर के अंदर जहां बगुला होता है और बगुले से पहले कोई हंस नहीं आया होता, तो वहां बगुला ही हंस होता है, क्योंकि सबसे सुंदर बगुला ही माना जाएगा। इस बात का जो कहने का तात्पर्य था वो ये था, हीरामन कहता है कि नागमती तो सिर्फ चित्तौड़ के अंदर ही घूमी है, चित्तौड़ से बाहर तो कहीं गई नहीं, और चित्तौड़ में कोई आज तक आया नहीं, इसलिए तेरे को क्या पता तेरे से ज्यादा सुंदरी और कोई है। तेरे को तो ऐसा लगता है तेरे से ज्यादा कोई और सुंदर है ही नहीं इस जगत के अंदर, लेकिन तूने तो पद्मिनी के बारे में सुना ही नहीं है। तो वो पद्मिनी की प्रशंसा करता है और रतन सिंह भी उसकी प्रशंसा सुन लेता है हीरामन तोते से, और वो पद्मिनी पे मोहित हो जाता है। और का वेश बदलता है, यानी साधु बनता है, और हीरामन को अपने
जो तोता होता है हीरामन उसको साथ में लेता है और श्रीलंका पहुंच जाता है। वहां पे एक मंदिर होता है और मंदिर में रुकता है। उस मंदिर से हीरामन जो तोता होता है वो उड़ के पद्मिनी के पास में चला जाता है। वहां पे जाके पद्मिनी के सम्मुख रतन सिंह के गुणों की और यश की प्रशंसा करता है और पद्मिनी से कहता है कि पद्मिनी, अगर संसार के अंदर तेरे योग्य कोई वर है तो वो है रतन सिंह। और पद्मिनी हीरामन तोते की बात सुनकर रतन सिंह पे मोहित हो जाती है और बसंत पंचमी के दिन वो रतन सिंह से मिलने पहुंचती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पे मोहित हो जाते हैं, रतन सिंह और पद्मिनी। उसके बाद में जो राजा होता है गंधर्व सेन, पद्मिनी का पिता, वो रतन सिंह का गोत्र वगैरह है, कुल वंश वगैरह का पता करता है और रतन सिंह की शादी करवा देता है। मतलब पद्मिनी की शादी करवा देता है किसके साथ में, तो पद्मिनी के साथ में, अपनी बेटी के साथ में शादी करवा देता है। और रतन सिंह पद्मिनी को लेके चित्तौड़ लौट आता है। लेकिन चित्तौड़ के अंदर आने के बाद में एक राघव चेतन व्यक्ति होता है रतन सिंह के दरबार के अंदर, उसके यो तांत्रिक होता है। रतन सिंह के साथ में इसका विवाद हो गया था, इसलिए रतन सिंह ने इसको निकाल दिया था। मतलब रतन सिंह को पता चल गया था कि ये कोई तंत्र मंत्र करता है, इसलिए इनका विवाद हो जाता है रतन सिंह का राघव चेतन के साथ में, और राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया जाता है और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह के खिलाफ बहकाना या उकसाना प्रारंभ कर देता है और कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी, तो दिल्ली का बादशाह है, लेकिन ये तो तेरे महल वगैरह और तेरे हरम में जो स्त्रियां वगैरह वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तो अलाउद्दीन पूछता है तुम बता सुंदर कौन है, तो वो बोलता है कि आपने पद्मिनी को नहीं देखा। अगर आप पद्मिनी को देखोगे तो आप मतलब उसकी सुंदरता की कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो कितनी सुंदर है। और अलाउद्दीन खिलजी भी अब उसको प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के अंदर। और अलाउद्दीन खिलजी सेना को लेकर चित्तौड़ को घेर लेता है और लंबी घेराबंदी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को संधि वार्ता के झांसे के अंदर फंसाता है और इसी संधि वार्ता के अंदर रतन सिंह को किडनैप कर लेता है, यानी अपहरण कर लेता है और इसको छुड़ाने के लिए पद्मिनी की मांग करता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये सब सारा वृत्तांत पता चल जाता है पद्मिनी को, तो वो रतन सिंह को छुड़ाने की योजना बनाने लग जाती है और प्रस्ताव रखती है अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ में 1600 और रानियां आएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है, स्वीकृति दे देता है इस प्रस्ताव को और बोलता है मोस्ट वेलकम, जितने भी आप वेलकम। इसलिए अब देखो 1600 पालकियों की व्यवस्था करवाती है पद्मिनी। 1600 एक पालकी को उठाने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए, तो 16 चौको 6400 तो वो हो गए सैनिक, और एक पालकी के अंदर एक सेनानायक भी बैठा था तो 1600 वो हो गए। तो इस प्रकार पद्मिनी कुल मिलाकर 8000 लगभग 8000 सैनिकों को लेकर चित्तौड़ से रवाना होती है और दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन शाही हरम में शामिल होने से पहले एक प्रस्ताव पुनः रखती है कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं अपने पति से एक बार अंतिम बार मिलना चाहती हूँ, रतन सिंह से एक बार अंतिम बार मिलना चाहती हूँ।
तो इस प्रस्ताव को अलाउद्दीन खिलजी स्वीकृति दे देता है। जब ये दोनों पति और पत्नी मिल रहे होते हैं तब राजपूत सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पे हमला कर दिया और रतन सिंह और पद्मिनी को सुरक्षित चित्तौड़ ले आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों के साथ में इनका पीछा करता है और फिर इनका संघर्ष होता है राजपूत सैनिकों के साथ और रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होता है और पद्मिनी ने जोहर किया, जो चित्तौड़ का पहला जोहर माना जाता है। और पद्मिनी का चाचा होता है गोरा और इसका एक चचेरा भाई होता है बादल। वो दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं और चित्तौड़ के किले पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ये थी पद्मिनी की कहानी। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जैसे मनुचे, इसकी जो रचना है द स्टीरियो, द मेगोर, अबुल फजल अकबरनामा, फरिश्ता, गुलशन ए इब्राहिमी और कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास का पिता। और इसकी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और मोनोथ नैन्सी की ख्यात, मोनोथ नैन्सी की जो ख्यात है, मोनोथ नैन्सी की ख्यात आदि जो भी ये जो लेखक है मोनोथ नैन्सी, मुनोची, अबुल फजल, फरिश्ता, कर्नल जेम्स टॉड, इन इतिहासकारों ने पद्मिनी की जो कथा है अपने उल्लेखों के अंदर, अपने जो भी उल्लेख किए हैं इन उल्लेख के अंदर पद्मिनी की कथा को कुछ हेर फेर के साथ में इनका उल्लेख किया है कि पद्मिनी की कथा थी, कुछ न कुछ इनका उल्लेख किया है। बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, कुछ न कुछ चेंज जरूर किया था और इसकी ऐतिहासिकता को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन बूंदी का जो कवि है सूर्यमल मिश्रण और कुछ आधुनिक इतिहासकार इस कथा की ऐतिहासिकता को अस्वीकार करते हैं। तो बूंदी का जो कवि है सूर्यमल मिश्रण जो इस कथा की जो ऐतिहासिकता को अस्वीकार करते हैं और कुछ इसके साथ में आधुनिक इतिहासकार है वो भी इस कथा को अस्वीकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा जो टॉपिक था राहुल रतन सिंह खत्म होता है।